आज अदालत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग गुटों में खुसर पुसर कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि शहर के नामी व्यापारी रमेश बाबू की माताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया है। ऐसी क्या वजह हो गई थी कि सब कुछ होते हुए, हर सुख सुविधा होते हुए भी क्यों एक माँ को अपने बेटे पर मुकदमा करने की ज़रूरत पड़ी। रमेश बाबू ज़रूर अपनी माँ को सताते होंगे, वरना कोई भी माँ अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करती। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही बढ़ रहा था शोर। तभी जज साहब का आगमन हुआ और ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ गूंजने लगी। उस आवाज़ के गूंजते ही सब शांत हो गए। केस की जिरह शुरू हुई। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और रमेश बाबू की माताजी शांति देवी को कटघरे में हाजिर होने का ऐलान हुआ। एक सभ्य सी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। यही कोई 70 साल की महिला थीं वो। सफ़ेद साड़ी सलीके से पहने हुई थीं, गोरा रंग जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी थे। हाँ तो माताजी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर ये मुकदमा किया है? जज साहब ने महिला को देखकर सवाल किया। जज साहब, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले की है। पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को ज़रा कष्ट नहीं होने दिया। किंतु मेरे बेटे का कहना है वो तो मेरा फ़र्ज़ था, हर माँ करती है, ये तो मैंने किया, ख़ास किया। शांति देवी बोली। हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चे को कोर्ट में नहीं घसीटते। सामने के कटघरे में खड़े रमेश बाबू बोले। माताजी, आप अपनी जगह ठीक हैं और आपके बेटे अपनी जगह पर। आपने ये मुकदमा क्यों किया है? क्या आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या आपको खाना नहीं देता? क्या वजह है इस मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहती हैं? जज ने शांति देवी से सवाल किया। जज साहब, क्या घर में रखना और समय से खाने देना काफ़ी होता है? क्या इससे एक माँ का कर्ज चुक जाता है? जवाब देने की जगह शांति देवी ने जज से ही सवाल किया। माताजी, आप बताइए तो आप क्या चाहती हैं? जज साहब परेशान होकर बोले। जज साहब, मैं चाहती हूँ एक माँ के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक, मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। शांति देवी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में खुसर फुसर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई शांति देवी को दोषी बता रहा था। भला कोई माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है? कैसी माँ है ये? ठीक है, मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आप दाम बोलिए, ये बात आप मुझसे घर पर भी बोल देती। यहाँ कोर्ट में ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी? बोलिए, कितने का चेक काटूं? रमेश बाबू अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए बोले। जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप इतने बड़े आदमी, मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। मेरा बेटा जब पैदा होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुईं। डॉक्टर ने तो एबॉर्शन तक को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान पर खेल इसे जन्म दिया। ये दूसरे बच्चे से हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था। मैं इसकी दोस्त बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। ये अपनी कक्षा में बहुत कमज़ोर था। इसे घंटों घर में सिखाती पढ़ाती थी मैं। बिना झुंझलाए इसकी परेशानियां बार बार दूर करती। ये काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति झुंझला जाते तो मैंने इसे अलग लेकर कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी सारी रात इसे इधर उधर करती थी कि ये गीला ना रहे। धीरे धीरे ये बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पढ़ता भी मेरे पति की मृत्यु हो गई। उनका व्यापार डूबने लगा। तब अपने जेवर बेच व्यापार संभाला। साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा जिससे ये वापस न पिछड़ जाए। लोगों ने मुझे दूसरी शादी का सुझाव दिया, ये बोलकर कि एक औरत के लिए अकेली ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। कुछ रिश्ते भी आए, पर मेरा बेटा मुझे एक पल नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी? ये बोल शांति देवी रुक गईं। उनकी सांस फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाकर सामान्य किया। बाहर कुछ लोगों की गंदी नज़र सहती, पर घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। रात को जब ये सो जाता तब चुपचाप आंसू बहाती।
कितनी बार खुद को बेटे सहित ख़त्म करने का विचार आया, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। रोज़ मरती और रोज़ अपनी संतान के लिए खुद को जिंदा करती। मैंने सोचा था कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसे सौंप मैं निश्चिंत होने लगी कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से बुढ़ापा काटूंगी। पर ये बोलकर शांति देवी ने लंबी सांस ली। पर क्या माताजी? जज साहब ने उत्सुकता से पूछा। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वो बच्चों को क्या खिलाने देती मुझे। धीरे धीरे मुझे घर के पिछवाड़े की एक कोठरी दे दी गई, जहाँ नौकरानी मेरे लिए खाना दे जाती थी। मैंने बेटे से कहा, मुझे यहाँ नहीं सबके साथ रहना है। तो इसने यही कहा, तुम्हारी बहू को तुम्हारा घर में रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है। वो नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर इससे कहा कि कम से कम तू तो मेरे पास कुछ पल को आ जाया कर। तो जज साहब, इसने पता है क्या कहा कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं। एक माँ पर क्या बीती होगी जज साहब, सोचिए आप। मैंने इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया, और अब ये मुझे ऐसे कहता है। ये बोलकर शांति देवी रोने लगी। माताजी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वो गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सज़ा नहीं है। जज साहब बोले, मुझे सज़ा दिलानी भी नहीं है बेटा। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुनकर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सज़ा दिला सकती हूँ? शांति देवी बोली। फिर आपको क्या चाहिए? अपने बेटे से क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज साहब बहुत असमंजस्य में थे। साहब, मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। शांति देवी बोली। क्या? जज साहब के साथ साथ रमेश बाबू और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सबकी जुबान पर एक बात थी, ये कैसा मुकदमा है जिसमें एक माँ ने अपने बेटे से 1 कप चाय मांगी। हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज़ सुबह मेरा बेटा मुझे चाय देकर जाए, काम वाली नहीं। शांति देवी नम आँखों से बोली। पर इससे आपको क्या हासिल होगा? जज साहब आश्चर्य से बोले। जज साहब, एक माँ कैसे बताए उसे उस 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इस बहाने कम से कम मैं रोज़ बेटे को देख तो पाऊंगी, वरना तो महीनों ये मेरे पास नहीं आता। उसे 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद तो दे पाऊंगी। इसी बहाने उसे छू कर भी देख लूँगी। उस 1 कप के बहाने कम से कम मेरा बेटा ये तो देख लेगा मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। शांति देवी ने नम आंखों से कहा। शांति देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिंदगी की जद्दोजहद में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहाँ एक आवाज़ हिचकियों से रोने की गूंजी। सबके सब उस दिशा में देखने लगे। रमेश बाबू कटघरे में बैठे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। शांति देवी अपने कटघरे से निकल बेटे के पास पहुंची और उसका सिर सहलाते हुए बोली, लगता है ज़्यादा कीमत मांग ली मैंने अपने बेटे से, जिसे देने में वो असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो। तेरे किसी कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं। मेरी क्या किसी बेटे की औकात नहीं है, पर तू मुझसे बदले में बहुत कम चाह रही है। अब तेरा ये बेटा सिर्फ तेरे लिए चाय लाएगा ही नहीं, तेरे साथ पिएगा भी, खाना भी खाएगा, क्योंकि अब तू घर के पिछवाड़े में नहीं, हम सबके साथ घर में रहेगी, हमारे साथ खाएगी पिएगी। रमेश बाबू माँ के कदमों से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोले, ना मेरे बच्चे रो मत, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ नहीं पता, मैं आज हूँ कल नहीं। इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहती कि मैंने बेटे को इतने दिनों से देखा नहीं, बल्कि मरते वक्त मैं एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। शांति देवी बेटे को सीने से लगाते हुए बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियाँ गूंज रही थी। जज साहब को भी अब फैसला सुनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता जो हो गया था। अब तो उन्हें घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने को तरस रही थी।
इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइए और इसे लाइक कीजिए।